हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 1 जुलाई। तो महीने की शुरुआत है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये है हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे 2021 का, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है पूरे देश भर के अंदर। आपको पता है कि कोविड-19 के इस संकट भरे दौर में एकमात्र आज थे हमारे ये डॉक्टर्स, जिन्होंने कि बेहतरीन तरीके से इस लड़ाई को लड़ाया। फ्रंट लाइन पे आके इन्होंने लड़ाई को लड़ाया। आपको पता होगा कितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हमारे डॉक्टर्स, किस प्रकार से इन्होंने इतने सारे पेशेंट्स को डील किया है। कई सारे डॉक्टर्स की जान चली गई कोविड-19 से लड़ते हुए, लोगों को बचाते हुए। तो ये इस प्रकार के डे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको मतलब ये भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए जो रिस्पेक्ट है हमारा वो होना चाहिए, प्लस डॉक्टर्स को भी अपनी जो एथिक्स हैं उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। केवल और केवल प्रॉफिट पे नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस, कुछ एक केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो दोनों ही टू वे मतलब ये होता है पूरा का पूरा। हमें भी रिस्पेक्ट देना है, डॉक्टर को म्यूचुअली मतलब म्यूचुअल एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी रिलेशन अच्छे चलते हैं, बॉन्डिंग अच्छी चलती है, काम अच्छे चलते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेशनल डॉक्टर्स डे 2021 की थीम इस बार की क्या रखी गई है, ये मुझे जरूर बताइए। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के डे। यहां बात की जा रही है ड्रोन की। तो बात ये की जा रही है 4 दिन में 10 ड्रोन देखे गए हैं जम्मू कश्मीर एयरबेस पे। तो पहले ही एक धमाका किया जा चुका है IED का, जिसमें इस्तेमाल किया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर का जो पूरा का पूरा हैंगर था वहाँ पर अटैक किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था वहाँ पे कि जो टारगेट था उनका वो सही जगह नहीं लग पाया था। उसमें केवल कुछ लोग घायल हुए थे, हमारे जो सैनिक है हमारे घायल हुए थे वहाँ पे। ज़्यादा जान माल की हानि वहाँ पे नहीं हुई थी। लेकिन अभी उसके बाद से देखा जा रहा है कि 4 दिन में 10 ड्रोन यहाँ पे देखे गए हैं। तो अब यहाँ पे जैमर्स लगाने की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर जो एयरबेस है वहाँ पे जैमर्स लगाने की बात की जा रही है, ताकि इनको रोका जा सके, इनके बारे में पता लगाया जा सके। इस प्रकार की, जैसे आपने सुना होगा मोबाइल नेटवर्क के लिए कहीं कहीं जैमर्स लगाए जाते हैं ताकि आपका नेटवर्क वहाँ पे काम ना करे। इसी प्रकार से ड्रोन को लेकर भी अब जैमर्स लगाए जाएंगे। तो ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। यहाँ बात की जा रही है मुआवजा देने की, यानी कि कॉम्पेंसेशन देने की। तो किस लिए ये बात की जा रही है? कोविड-19 से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको लेकर बात चली थी कि 4-4 लाख का मुआवजा उनको देना है जो मरने वाले हैं उसमें। तो यहाँ सरकार कह रही है कि 1.6 खरब देने होंगे सरकार को, यदि ऐसा होता है 4-4 लाख रुपए यदि देने पड़े तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये पॉसिबल नहीं सरकार के लिए कि हर जन को वो 4-4 लाख रुपए दे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट ने कहा है कि परिजनों को मुआवजा मिलना ही चाहिए, लेकिन राशि ये है जो वो केंद्र तय करेगा। और 6 हफ्ते यानी कि 6 वीक के अंदर वो एक गाइडलाइन बनाएगा केंद्र कि किस प्रकार से कितनी राशि किसको दी जानी चाहिए। तो ये अब केंद्र सरकार बताएगी कोर्ट को कि कितना पैसा दिया जा सकता है, कितनी उनके पास अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है वहाँ पर उनको लेकर के गाइडलाइन जारी करने की अभी बात कर दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को। ये बात की जा रही है टेस्ला कंपनी की। बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, आपको पता होगा। इलॉन मस्क इसके हेड हैं टेस्ला कंपनी के, बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पेस के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम है। इलेक्ट्रॉनिक जो कार हैं उनको बनाने का ये काम करते हैं। बड़ी दिग्गज कंपनी है। तो यहाँ बात की जा रही है भिवाड़ी की। टेस्ला को सरकार ने दिया है भिवाड़ी में भूमि देने का प्रस्ताव। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी खबर होगी राजस्थान के लिए। इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी बूम मिलेगा राजस्थान के अंदर। यदि ये कंपनी है टेस्ला कंपनी अपना यहाँ पे निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या चीज़ें रहती हैं सरकार के बीच और टेस्ला के बीच, और कहाँ पे अपना डेवलप करती है टेस्ला जो कंपनी है, जो अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इस चीज़ को लेकर के। ये बात की जा रही है DG जेल, यानी कि राजस्थान के अंदर डायरेक्टर जनरल जेल जो है वो भी बनाए गए हैं भूपेंद्र कुमार दत्त। तो ये IPS हैं भूपेंद्र कुमार दत्त, भारतीय पुलिस सेवा के 1980 बैच के ये हैं अधिकारी यहाँ पे। तो इनको अभी महानिदेशक बना दिया गया है जेल का। तो इंपॉर्टेंट पद होते हैं इस प्रकार के, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इनको बोला जाता है DG जेल, भूपेंद्र कुमार दत्त साहब को बना दिया गया है।
यहाँ बात की जा रही है आज डॉक्टर्स डे, उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ एडिटोरियल में जिक्र किया गया है कि डॉक्टर्स डे चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। ये कहीं ना कहीं आपको मतलब एक काइंडनेस उनके प्रति होनी चाहिए। आपको पता है कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने, कितना डिप्रेशन में गए हैं, कितने मतलब लोग जो डॉक्टर्स हैं अपने घर तक नहीं गए, वो कोविड-19 के कारण उनको डर था कि कहीं उनकी फैमिली को ये चीज़ें ना हो जाएं, तो इस तरीके से उन्होंने डील किया है। इसके अलावा जो नर्सेज हैं उनकी भी यदि हम बात करें तो उन्होंने भी उसी प्रकार की लड़ाई कोविड-19 के चलते लड़ी है। तो बात कर रहे हैं डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो ट्रस्ट है वो बना रहना चाहिए दोनों तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए जो पेशेंट हैं और जो डॉक्टर्स हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है या फिर केवल पेशेंट्स की ही जिम्मेदारी है, तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए। बात की गई है मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना है, ये डॉक्टर्स की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी पूरी बात ध्यान से सुनना और मधुरता से बोलना भी इलाज का हिस्सा होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एथिक्स की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं बिहेवियर की बात की जा रही है। आपको पता है कि पेशेंट जो होते हैं, कई सारे पेशेंट इस लेवल के होते हैं कि यदि उनके साथ एक डॉक्टर के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाता है और मतलब बड़े ही शालीन वे से उनको समझाया जाता है चीज़ों को, तो मतलब उनकी तकरीबन 60% बीमारी वहीं पे उनकी सही हो जाती है। केवल कुछ बीमारी जो होती है थोड़ी बहुत वो मेडिसिन से ठीक हो जाती है। तो ये व्यवहार भी कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ होती है जो कि अपने आप में एक हीलिंग का काम करती है, हीलिंग थेरेपी के काम करती है। व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है डॉक्टर्स का। और कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी कभी कभी उग्र रवैया अपनाते हैं, मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते हैं लोगों के साथ में, स्पेशली जो रूरल पीपल होते हैं उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, सभी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केस देखे जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की बात करें तो इसके साथ साथ जो पेशेंट होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर्स एक रेप्यूटेड पर्सन है, कहीं ना कहीं जीवन देने का काम करते हैं लोगों को, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको भी डॉक्टर्स के प्रति एक अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए, एक रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। कई सारे केसेस निकल के आते हैं कोविड-19 के दौर में भी कि डॉक्टर्स के साथ हाथापाई की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी बात यहाँ पर आज लिखी गई है, चर्चा की गई है डॉक्टर्स डे के ऊपर कि किस प्रकार से मरीज और डॉक्टर का जो ट्रस्ट है उसे बेहतर बनाया जाए। उसमें एक दोनों की तरफ से एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों की तरफ से एक प्रकार की अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है डॉक्टर और मरीज को लेकर के। यहाँ बात की जा रही है हुमायूं का मकबरा। तो बात है ट्रेवलॉग, ये एक संजय शेफर्ट हैं, ये ट्रेवलॉग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने भी हुमायूं का मकबरा विजिट किया, तो बता रहे हैं कि स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है ये हुमायूं का मकबरा जो है यहाँ पे। तो ये जो मकबरा है ये बनाया था बन्नो बेगम ने, यानी कि इनकी पत्नी ने बनाया था 1565 में। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर बना हुआ है हुमायूं का मकबरा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी यदि प्रश्न में आए कि हुमायूं का मकबरा, तो आप समझ सकते हैं मकबरा का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो समाधि स्थल होता है उसको बनाना या उनकी याद में कोई चीज़ बनाना। तो ये जो चीज़ है मकबरा जो है ये उनके मरने के बाद ही बनता है। तो ये जाहिर सी बात है कि हुमायूं तो इसको नहीं बनवाएंगे, तो कोई किसी ना किसी अन्य ने बनवाया होगा, हो सकता है बेटा बीवी कोई ना कोई बनवाएगी इसे। तो ये है इनकी वाइफ है बन्नो बेगम, जिसने कि इसको बनवाया था 1565 में बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और 1993 के वर्ष में इसको यूनेस्को साइट में लिस्टेड कर दिया गया, यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 4 भाग शैली से इसका निर्माण किया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हुमायूं का मकबरा के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए जो मुगल एम्पायर है तो उसका जो पीरियड है, यहाँ से भी सवाल कई बार निकल के आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुगल जो एम्पायर है वो कब से स्टार्ट होता है, तो ये वर्ष याद रखिएगा 1526 से, और एंड होता है 1707 में। यहाँ से बहुत ही बेसिक प्रश्न बन जाते हैं। 1707 के बाद में फिर हो जाता है आपका जो मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है, यानी कि अंग्रेज़ों का जो इतिहास है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर किस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेज अपना स्टार्ट करते हैं भारत के अंदर, दमनकारी नीतियाँ अपनाते हैं। 1707 के बाद से ये घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं भारत के अंदर, इसीलिए दोनों ही वर्ष इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये भी आपको याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एम्परर रहे हैं 1526 से 1530 तक बाबर, उसके बाद हुमायूं रहे हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और लास्ट है औरंगजेब। तो ये आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए, इनके टाइमलाइन पता होना चाहिए आपको। यहाँ से कई बार प्रश्न उठ करके आ जाते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है, कैसे आगे कहाँ से आ गए। तो ये बेसिक चीज़ है, आप यदि ज़्यादा नहीं भी रीड करते हैं तो ये आपको पता ही होना चाहिए।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना होता है ये जो फेमस चीज़ें होती हैं ना, फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, उन्हीं के बारे में आपको रीडिंग करनी है। आपको जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है उनको अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बर्डन हो जाता है फिर आपके ऊपर। तो ऐसी बात नहीं है बाबर के मतलब जो नीचे हैं इनके बाबर के एक ही बेटा था, नहीं, इनके कई होते हैं बेटे, 5-5 6-6 होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं रही हैं, उनके बारे में ही आपको पता होना चाहिए। क्या इन्होंने कुछ चीज़ें निर्माण कराए थे, क्या इनके कुछ पॉलिसी रही थी, तो उनके बारे में पूछा जाता है, युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो टाइमलाइन ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। कई बार जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं इस केवल टाइम पीरियड से। ये बात की जा रही है ग्रीन फील्ड में नौकरी करने को बेताब हैं भारतीय युवा। तो ये भारतीय जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी, उनके बारे में बात की जा रही है कि जो ग्रीन फील्ड यानी कि जो एनवायरमेंटल जो सेक्टर है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे 84% लोग हैं, 85% लोग हैं जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये एक रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। ग्रीन जॉब्स बन रही है पहली पसंद। तो देख सकते हैं समाज जिम्मेदारी करनी होगी मदद, यानी कि जो ग्रीन मतलब पर्यावरण की जो चीज़ें हैं, पर्यावरण का जो सेक्टर है एक बड़ा सेक्टर निकल के आ रहा है वर्तमान समय में। आपको पता है कितनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, प्रदूषण की समस्या हो रही हैं और कई सारी क्लाइमेटिक इश्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी मूल जड़ पर्यावरण को बेहतर करना है। तो इसी के चलते भारतीय युवाओं में ये क्रेज देखा जा रहा है कि 85% युवा चाहते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में उनको नौकरी मिले, लेकिन महज 4% युवा मुख्य रूप से ग्रीन फील्ड के रूप में नौकरी कर रहे हैं। यानी कि 85 में से केवल 4% लोग हैं जिनको कि इस क्षेत्र में नौकरी मिली हुई है। 83% युवा हैं पर्यावरण प्रभाव पर करेंगे विचार, ये बात बताई गई है। तो ये कुछ डेटा इनके द्वारा दिए गए हैं कि किस प्रकार से रुझान बढ़ रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, नौकरी करने के लिए तत्पर हैं लोग, नौकरी करना चाहते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ये बात की जा रही है विंबलडन की। तो अभी अभी फ्रेंच ओपन होकर चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था फ्रेंच ओपन के बारे में। तो अब मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि फ्रेंच ओपन में सिंगल वुमेन, सिंगल मैन, डबल वुमेन, डबल मैन, मिक्स वुमेन, मिक्स डबल और मिक्स डबल में जो है मेल फीमेल जो होते हैं वहाँ पे। तो मुझे बताइए कि किन किन के द्वारा खिताब जीता गया फ्रेंच ओपन का। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता लग सके कि आपको इसके बारे में पता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये ग्रैंड स्लैम होते हैं जहाँ से कि प्रश्न बन सकते हैं। इसी के बाद अब विंबलडन भी स्टार्ट हो गया है तो इसकी भी चर्चा रहेंगी। तो ये ताज़ा कुछ ग्रैंड स्लैम है, इनसे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तो आप मेरे को अभी फ्रेंच ओपन के बारे में बताइए। यदि आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं इसके ऊपर एक आपको या तो इसी एडिटोरियल में कहीं इसके लिए एक स्पेस बना दूंगा, ये फ्रेंच ओपन के जो जिन्होंने भी जीते हैं यहाँ पे, या फिर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डेवलप कर दूंगा। तो यहाँ बात की जा रही है सेरेना विलियम्स की। दर्द और आंसुओं के साथ सेरेना ने पहले दौर में ही छोड़ा कोर्ट। तो यहाँ पे चोटिल हो गई सेरेना विलियम्स। यूएसए की प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स। तो यहाँ पर इन्होंने कोर्ट छोड़ दिया है। महिला एकल के पहले दौर में चोटिल हो गई हैं अमरीकी दिग्गज खिलाड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके बारे में। तो विंबलडन की चर्चाएं चलेंगी। विंबलडन यूके के अंदर है विंबलडन, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के ग्रैंड स्लैम। तो इसके बारे में चर्चा हम करते रहेंगे आने वाले समय में। इसके बारे में चीज़ें आती रहेंगी, न्यूज़ आती रहेंगी किसके द्वारा जीता गया है। फिलहाल आप मेरे को फ्रेंच ओपन के बारे में ज़रूर बताइएगा। ये बात की जा रही है जयशंकर जी ने की है G20 के माटेरा घोषणा पत्र की सराहना, यानी कि इसको इन्होंने अप्रिशिएट किया है। जो माटेरा घोषणा पत्र है, माटेरा डिक्लेरेशन, याद रखिएगा इटली से संबंधित है। G20 कंट्रीज जो हैं, G20 जो ग्रुप है उसके द्वारा ये माटेरा डिक्लेरेशन निकाला गया है, घोषणा इसकी की गई है। तो इसका संबंध है इटली से। जयशंकर जी जो हैं इटली के माटेरा में G20 विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक में अपने विचार साझा कर रहे थे, वहाँ से इसकी बात निकल के आई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माटेरा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? G20 से है। और ये कहाँ पे इसकी घोषणा की गई थी? जो इटली के अंदर इसकी घोषणा की गई थी माटेरा की। G20 बहुत ही पावरफुल देश है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो है G7, ये इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा भारत भी G20 का हिस्सा है और इसके अलावा कई अन्य देश हैं, बड़े बड़े देश जो कि G20 का हिस्सा है। ये बताया जाता है कि दुनिया की 80 से 85%
जीडीपी ये G20 देश कवर करते हैं, तो इतने पावरफुल देश हैं G20, जिसके अंदर G7 भी शामिल हैं। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मुझे बताइए G20 कब किस वर्ष में स्थापना की गई थी, बनाया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट करके भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।